आप देख रहे हैं नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने गोरखपुर में अनूठा प्रदर्शन किया। सेवा योजन कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में स्लोगन लिखे हुए गुब्बारे लिए थे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार के वादे भी गुब्बारे में भरी हवा की तरह है। सरकार से बातें करती है, जमीनी हकीकत में कहीं पर भी कोई रोजगार नहीं है। कांग्रेस ने राज्य सरकार को रोजगार के मोर्चे पर पूरी तरह से विफल बताया है। कैंट थाना क्षेत्र के सेवा योजन कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बेरोजगार युवकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सरकार सिर्फ वादे कर रही है। सरकार की बातें हवा भरे गुब्बारे की तरह हैं, जिनमें कोई दम नहीं है। युवाओं को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। अब गुब्बारा लीजिए आप लोग, जो आप लोग युवाओं को दे रहे हैं वही अब आप लोग लीजिए। हम लोग दे करके ज्ञापन दे करके थक गए। आप लीजिए, ले लीजिए। ज्ञापन किसी को नहीं देंगे। सरकार की विफलताओं के विरोध में सेवा योजन अधिकारी को गुब्बारे देने पहुंचे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और नारेबाजी की, जिसके बाद कैंट पुलिस ने उन्हें रोक लिया और दफ्तर से बाहर जाने को कहा। कांग्रेस कार्यकर्ता जब नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें जबरन सेवा योजन कार्यालय से बाहर निकाल दिया। खेतों से अनाज लेने के बाद जो किसान अपनी पराली को जलाते हैं वो पर्यावरण और लोगों के सेहत के ही नहीं बल्कि माटी के भी दुश्मन है। पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए सरकार किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए कठोर कदम उठा रही है। फसल कटने के पहले ही जिला और तहसील स्तर पर टीमें गठित कर दी जाती हैं। प्रत्येक राजस्व गांव की जिम्मेदारी लेखपाल को दी जाती है। हर बार की तरह इस बार भी गोरखपुर में किसानों को पराली जलाने से रोकने और उन्हें जागरूक करने की जिम्मेदारी लेखपालों को सौंपी गई है। किसानों के पराली जलाने से न सिर्फ वातावरण को नुकसान पहुंचता है बल्कि इसका धुआं स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, जो ना जाने कितनी बीमारियों को दावत देता है। इतना ही नहीं, इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाती है। हर साल की तरह इस बार भी गोरखपुर में पराली जलाने से रोकने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सैटेलाइट के जरिए जहां ऐसे इलाकों की निगरानी की जा रही है, वहीं इससे निपटने के लिए पुलिस की भी मदद ली गई है। सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने किसानों से अपील की है कि वो पराली ना जलाएं। पराली को लेके जो शासन है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रक्रम में बहुत इसको गंभीरता से ले रहा है और इस बार भी जैसे पिछले साल हुआ था, सैटेलाइट से जहाँ भी कोई ऐसा घटना होगी तो वो सैटेलाइट के थ्रू पकड़ी जाती है और उसको पिन पॉइंट करके जो लेख का संबंधित लेखपाल है उसकी जिम्मेवारी फिक्स की गई है कि ये नहीं होने देना है और किसानों को जागरूक भी किया गया है इसमें और किया जाएगा। लगातार हम करते रहेंगे और पुलिस को भी इसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। समय और पैसा बचाने के लिए धान और गेहूं के फसलों की कटाई अब कंबाइन मशीनों से की जाने लगी है। इसके कारण डंठल या पराली का कुछ भाग खेत में ही पड़ा रहता है। ऐसे में किसान इसे जलाकर खेतों को खाली करते हैं। पराली जलाने के बढ़ते मामलों को देखकर सरकारी अमला सक्रिय हुआ तो कंबाइन के साथ ही रीपर भी चलने लगा। इससे राहत तो मिली, पर अभी ये परंपरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है। वैसे विशेषज्ञों का कहना है कि फसलों की डंठलों को जलाने की बजाय खेत में पानी भरकर जुताई कर देना चाहिए। इससे डंठल सड़कर खाद बन जाएगी और फसलों का विकास ठीक प्रकार से हो जाएगा। देश में ट्रिपल तलाक को लेकर सख्त कानून बन चुका है। इसके कारण 3 तलाक के मामलों में काफी कमी आई है। हालांकि अब भी 3 तलाक के कुछ केस सामने आ रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं से 3 तलाक को लेकर सख्त कानून है। बावजूद इसके ट्रिपल तलाक के कुछ मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला महाराजगंज जिले के सदर कोतवाली का है, जहां चिउरवा वार्ड का रहने वाला अबरार ने शादी के 17 साल बाद अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। इस मामले को लेकर महिला ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पीड़िता ने बताया कि कुछ दिन पहले ही वो अपने बीमार पिता को देखने मैके आई थी। इसी बात से गुस्सा होकर अबरार ने उसे 3 तलाक दे दिया। मोबाइल पे फोन कैले कहता कि हम तलाक दे, कहनी हम की तलाक नहीं चाहिए, हम रहब, हम की तलाक नहीं चाहिए। कहता नहीं हम तलाक दे दो तो की तलाक चाहिए। कहनी नहीं हम की नहीं चाहिए। 3 बेर तलाक कही के तुरंत फोन काट दिले। 2 तारीख के 8:41
हमारी बच्ची के पास फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो कहा तुमको तलाक चाहिए। बच्ची ने कहा नहीं। वो तुरंत कहा 3 तलाक कह दिया। तलाक कह के अपना मोबाइल काट दिया। उसका पति फ़ोन पर ही उसे तलाक 3 बार बोल के तलाक दे दिया है। इस संबंध में महिला प्रार्थना पत्र दी है कोतवाली में। कोतवाली प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया गया और उस पर जांच किया जा रहा है। जांच के बाद जैसा भी पाया जाएगा उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। पीड़ित महिला के मुताबिक उसकी शादी को 17 साल हो गए थे। उसके 2 बच्चे भी हैं। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग दहेज को लेकर हमेशा उत्पीड़न करते रहते थे, लेकिन लोक लाज के डर से वो अब तक चुप थी। बहराइच में दहेज के लालच में नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लालच में उनकी बेटी की हत्या की है। बहराइच के पयागपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने की सनसनीखेज आरोप ससुराल वालों पर लगा है। विवाहिता के परिजनों का आरोप है कि घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे फांसी के फंदे से लटकाकर ससुराल वाले फरार हो गए। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पति और सास ससुर के खिलाफ पुलिस में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। साहब देखा जाए लटकाई मार के बच्चे के बराबर दोनों लाग है और कोई वके जो नहीं हाथ भर के डोरी में फंदा जो है कसका जो है पाई सब के साथ जो है गलत दुरुपयोग किया गया है। लटका दिया गया है। फांसी लगाया नहीं उसने। उसके पैर एड़ी उसके बिल्कुल ज़मीन से टच है। दहेज की मांग कर रहे थे। जो उनके पिताजी गरीब आदमी है वो पूर्ति नहीं कर पा रहे थे उसकी। ससुराली जनों ने दान दहेज के लालच में उसकी पुत्री अनीता को मारकर लटका दिया है। प्राप्त सूचना होते ही स्थानीय पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है तथा तहरीरी के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 372/20 धारा 498A 304B IPC व 3/4 DP एक्ट पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है। पयागपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर तिलक गांव निवासी राम सागर ने अपनी बेटी अनीता की शादी चंदईपुर के रहने वाले हरिराम पांडे के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले ज्यादा दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को परेशान कर रहे थे। गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमले से संत समाज में आक्रोश है। अयोध्या के संत इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राम जानकी मंदिर के पुजारी पर हमले के खिलाफ साधु संत गोंडा पहुंच रहे हैं। उधर इस मामले में इटियाथोक थाना प्रभारी को भी लापरवाही बरतने के कारण लाइन हाजिर कर दिया गया है। गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमले का संत समाज विरोध कर रहा है। घायल पुजारी के साथ समर्थन में साधु संतों का जत्था महंत परमहंस दास के नेतृत्व में अयोध्या से गोंडा पहुंचा। इस दौरान महंत परमहंस दास ने कहा कि साधुओं और पुजारियों पर हो रहे हमले का संत समाज मुखर होकर विरोध करता है। संत के राज में संत पर गोली चलाना दुर्भाग्य है। ऐसे मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपराधी है उसको छोड़ा क्यों गया? उसके ऊपर गुंडा एक्ट पहले से लगा हुआ था और वो पहले से धमकी दे रहे थे मारने की है। और जो स्थानीय यहाँ के जो सांसद विधायक हैं वो भी इसमें जो है जिम्मेवार हैं। अभी तक वो अपराधी सब पकड़े क्यों नहीं गए? उधर राम जानकी मंदिर के पुजारी को गोली मारने के मामले में इटियाथोक थाना प्रभारी संदीप सिंह को लाइन हाजिर कर लिया गया। आरोप है कि पुजारी ने पहले भी इस तरह की घटना की आशंका जताई थी, लेकिन इटियाथोक थाना पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। पंचायत चुनाव को लेकर सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ के अतरौलिया में तैयारियों को लेकर पार्टी संगठन और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान राजभर ने राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। पंचायत चुनाव के मद्देनजर सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तैयारियों में जुट गई है। आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तैयारियों को लेकर पार्टी संगठन और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान राजभर ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। एसबीएसपी मुखिया ने कहा कि मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कार्यकर्ता समीक्षा बैठक हम उत्तर प्रदेश में 300 विधानसभाओं में
बूथ स्तर तक संगठन का काम कर रहे हैं। तो जो संगठन में पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं उनको एक जगह जुटा करके उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये हम आपको संगठन में क्यों जोड़ रहे हैं, उनको विचारों से लैस करते हैं। उसी उद्देश्य से यहाँ ये बैठक पूरे दुनिया में थू हुआ है। भारत की, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेट चला रहा है। मुख्यमंत्री काठ की पुतली हो गए हैं। जैसे ब्यूरोक्रेट उनको नचा रहा उसी तरह वो नाच रहे हैं। यहाँ अपहरण कुटीर उद्योग बन गया है और लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ योगी जी की जबान पर और ब्यूरोक्रेट के हाथ में है। ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा कि इन चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तय करेगा, लिहाजा जरूरी है कि कार्यकर्ता पंचायत चुनाव को गंभीरता से लें। उत्तर अफ्रीकी देश लीबिया में अपहृत 7 भारतीयों को छोड़ दिया गया है। ट्यूनीशिया में भारतीय राजदूत पुनीत रॉय कुंडल ने इस बात की जानकारी दी। आतंकवादियों ने पिछले महीने 7 भारतीयों का अपहरण कर लिया था। इन भारतीयों का अपहरण 14 सितंबर को लीबिया में उस समय कर लिया गया जब वो भारत वापस लौटने के लिए त्रिपोली हवाई अड्डे जा रहे थे। जिन लोगों का अपहरण किया गया था उनमें कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के गड्ढिया बसंतपुर गांव के रहने वाले मुन्ना चौहान भी थे। उनके आतंकवादियों के चंगुल से छूटने की खबर से परिवार में खुशी का माहौल है। कुशीनगर के मुन्ना चौहान के अलावा देवरिया बिहार और आंध्र प्रदेश के कुल 7 लोगों को अपहरण किया गया था। कंपनी है मेरे पति को वापस ले आ लिए। हम बात के सब सामान ले लिए हैं और सब और पासपोर्ट भर दिए हैं। बाकी के सब कपड़ा जितना सामान था सब ले लिए हैं। हमारे चाचा रिहा हो गए हैं। बात हुई आप लोगों की? जी, बता रहे थे कि उनके पास जो भी सामान था वो सब ले लिया गया है, लेकिन उनको रिहा कर दिया गया है और उनसे हमें 11:30-12 बजे के आसपास में बात हुई है और वो सब कुशल है। अभी योगी सरकार में माफियाओं के बाद अब दबंगों और बाहुबलियों की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। अब सपा की पूर्व विधायक विजमा यादव के भाई रामलोचन यादव पर शिकंजा कसा है। सपा के बाहुबली नेता और हिस्ट्री शीटर रामलोचन यादव की अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। योगी सरकार में माफियाओं के बाद अब दबंगों और बाहुबलियों की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। सपा की पूर्व विधायक विजमा यादव के भाई और हिस्ट्री सीटर रामलोचन यादव की अवैध संपत्तियों पर सरकार ने निगाह टेढ़ी की है। धूमरगंज थाना क्षेत्र के कंधईपुर में रामलोचन के मकान और गेस्ट हाउस को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। भारी पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने ये कार्रवाई की। आरोप है कि रामलोचन ने अपने आपराधिक रसूख का इस्तेमाल कर कुछ सरकारी जमीन पर तो कब्जा किया ही, बिना अनुमति के नक्शा पास कराए निर्माण भी करा लिया। ये कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर रामलोचन यादव का गेस्ट हाउस है। इसका प्लॉट एरिया 1500 स्क्वायर मीटर है। इसकी 2 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। इसका मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण कराया गया। तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया है, जिसके क्रम में आज जॉइंटली प्रशासन और पुलिस के साथ हम लोग उसको डिमोलिश करवा रहे हैं, ध्वस्त करा रहे हैं। रामलोचन यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण और बलवा करने के कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा वो धूमरगंज थाना क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर भी है। रामलोचन के जीजा और पूर्व विधायक जवाहर पंडित की 1996 में हत्या हो गई थी। आजमगढ़ में आपसी रंजिश के चलते 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। निजामाबाद थाना क्षेत्र के चकिया हुसैनाबाद गांव में कासिम और अशमर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि मुशीर नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर रेलवे टिकट की दलाली करते हैं और उनकी छवि इलाके में अच्छी नहीं है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। मैंने ये इतना पूछने की जहमत नहीं की कि कौन है। मैं तो घबरा गया एकदम, देख के ब्लीडिंग देख के, तो जल्दी फल्दी गाड़ी ले आया और लेके भगे। पहले फरिया ले गए बाजार में, वहाँ डॉक्टर ने कहा कि आप ले जाइए आजमगढ़। तो मैं रानी की सराय ले गई, वहाँ ट्रीटमेंट दिलवा कर तो फिर आजमगढ़ गया। यहाँ डॉक्टर ने देखा तो कहा जिस ढंग से घटना हुई है, निश्चित रूप से बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो लोग जिन्होंने मारा है और जो आपस से ये घटना हुई है बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे, क्योंकि चाकू के निशान गहरे हैं और जो चाकू है वो डीप लगे हुए हैं, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है।
तो अभी तहकीकात की जा रही है और जो कुछ बात सामने आएगी फिर बाद में बताई जाएगी। सर, इसमें कार्रवाई में अभी तक क्या हुई? देखिए, जब अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, ना FIR हुई है ना कुछ हुआ है, तो जो कार्रवाई होगी वो आपको बताएंगे। पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। ऐसे में इस बात की जांच की जा रही है कि इस हत्याकांड की असल वजह क्या है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। संगम नगरी प्रयागराज में प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिटाई करने वालों ने युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गांव वालों के कब्जे से छुड़ाया। मामला प्रयागराज शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश बॉर्डर के नजदीक कंदियारा थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली एक युवती का MP के रीवा जिले के राजा बाबू नाम के युवक से प्रेम संबंध था। आरोप है कि युवती ने राजा बाबू को फोन कर उसे मिलने के लिए बुलाया। युवक जैसे ही प्रेमिका से मिलने पहुंचा, इसकी जानकारी प्रेमिका के घर वालों को हो गई। पहले घर में ही प्रेमी को जमकर पीटा गया और उसे कमरे में बंद रखा गया। फिर नीम के पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई। वो क्या ना, उनकी लड़की बुलाई थी तो वो सो गया था तो देख लिए थे तो इसलिए मारे थे। बताया गया है कि उस लड़के से वहाँ पर उन्होंने पूछताछ की है। उनका कहना है कि हमारे घर में रात को घुस करके चोरी का प्रयास किया। इस बात के लिए हमने उसको पकड़ा है, पकड़ करके पूछताछ करने की कोशिश की है, जबकि लड़के का आरोप है कि वो कुछ और बता रहा है। इसीलिए इस मामले को विस्तृत रूप से जो न्यूज़पेपर में जो बात आई है उस चीज़ को भी हम लोग संज्ञान में लेते हुए हम लोग कार्य करेंगे और देखेंगे। लाठियों की मार से कराह रहे प्रेमी ने बचाने के लिए लोगों से खूब गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। बाद में कंदियारा थाने में सूचना दी गई और चोरी का आरोप लगाते हुए प्रेमी को पुलिस को सौंप दिया गया। हाथरस में लड़की के साथ हुए हैवानियत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन रॉय के सामने सुनवाई शुरू हुई। पीड़ित परिवार और संबंधित अफसरों के बयान दर्ज किए गए। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और अफसरों को फटकार लगाई। मामले की अगली सुनवाई अब 2 नवंबर को होगी। हाथरस कांड को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। 2 जजों की बेंच के सामने पीड़िता परिवार ने अपना पक्ष रखा। साथ ही यूपी सरकार की ओर से भी केस से संबंधित अधिकारी अदालत में मौजूद रहे। पीड़िता के परिजन ने कोर्ट में भी कहा कि अंतिम संस्कार उनकी मर्जी के बगैर हुआ। परिजनों ने आगे जांच में फंसाए जाने की आशंका जताई, साथ ही सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और अफसरों को जमकर फटकार लगाई। इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। और कोर्ट ने काफ़ी हार्ड लैंग्वेज में उनसे बात की कि आखिर आप अगर लॉ एंड ऑर्डर आपको लग रहा था फेल हो रहा था तो आप ज़्यादा फोर्स बुलाते, जबकि मेरा मानना है, वहाँ पर हम सभी ने वीडियो देखे कि करीब 200 से 300 पुलिस के लोग थे और जो वहाँ के आम पब्लिक थी, जो परिवार फैमिली रिलेटिव्स थे, वो करीब 50 से 60 लोग थे। 50-60 लोगों को क्या 200-300 पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती थी? आप रात भर उनको रोकते, 2-3 घंटे के बाद सुबह उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता। तो ये बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और 2 नवंबर की डेट है। राज्य अपना पक्ष रखेगा। एफिडेविट फाइल किया और पीड़ित परिवार के जो परिजन हैं उनसे न्यायालय ने उनका पक्ष जाना। हमारे जो उच्च अधिकारी हैं ACS होम, ADG लॉ एंड ऑर्डर, उनसे कोर्ट ने पूछताछ की है। DM हाथरस से पूछताछ किया है। 2 नवंबर की डेट फिक्स की है आगे की और 2 नवंबर को ADG लॉ एंड ऑर्डर और स्पेशल सेक्रेटरी होम को आने के लिए कोर्ट में कहा है। बाकी किसी का आने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष के 5 सदस्यों की बात सुनी। वहीं हाथरस के जिलाधिकारी और दूसरे अधिकारियों से भी अदालत ने सवाल किए। राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही ने पक्ष रखा। अगली सुनवाई के दौरान पीड़िता के परिजनों के आरोप पर बहस होगी। अदालत की ओर से इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया गया था, जिसमें परिवार और सरकार का पक्ष पूछा गया था। गाजीपुर में जिला पंचायती राज विभाग द्वारा पूरे जिले में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। ये पूरा काम जिलाधिकारी की निगरानी में हो रहा है। इसी क्रम में सदर ब्लॉक क्षेत्र के नूरपुर गांव में भी सामुदायिक शौचालय बनाया जा रहा है। आरोप है कि इस निर्माण कार्य में खराब गुणवत्ता का सामान का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच का फैसला किया है।
गाजीपुर में सदर ब्लॉक क्षेत्र के नूरपुर गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो रहा है। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी की देखरेख में हो रहे इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर गांव के कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। इनका कहना है कि सामुदायिक शौचालय में खराब गुणवत्ता का सामान प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि ग्राम प्रधान ऐसे आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं। 4 सीटर शौचालय 5,71,000 और 6 सीटर करीब 8 लाख के आसपास शासन द्वारा पैसा दिया गया है, लेकिन इसमें ये गुणवत्ता विहीन निर्माण हो रहा है। 3rd क्वालिटी का ईंट लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पे ये लोग भ्रष्टाचार का जो ये लोग खेल रहे हैं, ये बहुत गलत है। इसके लिए हम लोग आज जिला अधिकारी से भी बात करेंगे। शासन के मंशा के अनुरूप जो माननीय योगी जी के निर्देशानुसार जो कार्य हो रहा है उसमें हम लोग सहयोग करके और सामुदायिक शौचालय का जोर शोर से निर्माण करा रहे हैं। नहीं, घटिया किस्म का ईंट नहीं, बढ़िया किस्म का ईंट हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है और शासन के अनुरूप हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं और चलने का। पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासन ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने का फैसला किया है। ये अभी ग्राम नूरपुर में जो सामुदायिक शौचालय के वीडियोस मेरे संज्ञान में लाए गए हैं और इसमें कार्य की गुणवत्ता की शिकायत की गई है। इसमें मेरे द्वारा जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी त्रुटियां हैं उसको ठीक कराया जाएगा। साथ ही उत्तरदायी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों और अन्य लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराएगा और अगर काम की गुणवत्ता में किसी तरह की कमी पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनता के विकास के लिए हो रहे काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। हाथरस केस के बहाने समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है, खासकर इस सरकार में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और राजेंद्र चौधरी ने लोहिया प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर नरेश उत्तम ने कहा कि राम मनोहर लोहिया समाजवाद के सबसे बड़े प्रवर्तक थे और उन्हीं के आदर्शों को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। इस दौरान सपा नेताओं ने राज्य में मौजूदा कानून स्थिति को लेकर सरकार पर हमला भी बोला। हाथरस केस का जिक्र करते हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में महिलाओं के साथ अपराध में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी समाप्त करने का उनका सिद्धांत था। उसी सिद्धांत पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी बहनों बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल है। समाजवादी पार्टी समता मूलक समाज बनाने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलती रहे। सपा नेताओं के मुताबिक राज्य में जंगल राज कायम है। सरकार कानून व्यवस्था को संभाल पाने में बुरी तरह से नाकाम रही है। ऐसे में नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।